दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से वादा किया कि फरवरी से पहले आप लोगों के समस्त चैप्टर कंप्लीट होंगे, तो उस वादे को पूरा करने के लिए मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह ला रहा हूं। पीडीएफ वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोस भी लाता। थोड़ा अभी व्यस्त हूँ, लेकिन कुछ दिन में आप लोगों की डेली वीडियोस आने लगेंगी कि और आने के साथ साथ बेहतरीन तरीके से आएंगी। ये नहीं सिर्फ वीडियोज़ ही आएंगी। आज मैं चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, बेहतरीन तरीके की चैप्टर नंबर 4। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 4 आप लोगों का हाई स्कूल में जाति धर्म और लैंगिक मसले हैं। जाति धर्म और लैंगिक मसले में हमारा जो पहला क्वेश्चन आप लोगों का होने वाला है वो है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं क्या कहलाती हैं। तो आप भी जानते हैं लैंगिक वियोजन कहलाता है, ठीक है, विभाजन कहलाता है, जो कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दोनों को दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का दूसरा जो है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किन प्रतिनिधि संस्थाओं में है। तो पंचायती राज और संस्थाओं में है। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में लिंगानुपात 800 से भी कम है। तो आपको पता है, पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, यहाँ पर क्या है, साक्षरता 800 से भी कम है लिंगानुपात। ठीक है, स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो 33%। लिंगानुपात किसे कहते हैं, जब प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, धर्म को राजनीति, जो धर्म है आप लोगों का, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये सब किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। एक से ऐसे समुदाय के लोग जो साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं, क्या कहलाते हैं, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन करते हैं, शहरीकरण कहलाता है। अब 3 से 5 नंबर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन देखते हैं और उन पर भी आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन में उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव हुआ। तो आपको भी पता है उत्तर आप लोगों को क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि महिलाओं के ऊपर घरेलू दायित्व होता था, पुरुषों का अत्यधिक नियंत्रण होता था उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद व्यवस्थाओं का कम प्रतिनिधित्व था। उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या होता था। स्त्री शिक्षा का महत्व जो था आप लोगों के लिए कम था उनके लिए, और परिश्रम वितरण में असमानता। ठीक है, जात के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते। कारण लिखिए। मतदाताओं की जागरूकता, कई बार मतदाता जाति भावना से ऊपर उठकर मतदान करते हैं। मतदाताओं द्वारा अपने आर्थिक हितों और राजनीतिक दलों को प्राथमिकता मिलना। किसी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जात के लोगों को बहुमत न होना। मतदाताओं द्वारा विभिन्न आधारों पर मतदान करना। ठीक है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले प्रावधान क्या क्या है। भारत में कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया गया है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने का अनुभव, मतलब कि अपनाने की छूट है। किसी भी धर्म में आप जा सकते हैं। भारतीय संविधान धार्मिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। ठीक है, भारत सरकार ने नारी असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए। दहेज को अवैध घोषित करना। पारिवारिक संपत्तियों में जो है आप लोगों को पता है कि पुरुष को बराबर हक। कन्या भ्रूण हत्या पर कानून अपराध घोषित करना। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक प्रावधान भी लगाए गए हैं। नारी शिक्षा पर विशेष जोर देना। और आप लोगों को पता है कि योजनाएं भी चलती हैं, आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बहुत सी ऐसी योजनाएं, कन्या सुकन्या हो गई, सब चीज़ें हैं जो कि चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो आज भी हमारे देश में कुछ जातियों के साथ अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है। आज भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले में विवाह करते हैं। कुछ जातियां अधिक उन्नत हैं तो कुछ खास जातियां अधिक पिछड़ी हुई। कुछ जातियों को भी शोषण हो रहा है। चुनाव अथवा मंत्रिमंडल के गठन में जातीय समीकरण को ध्यान में रखना। ठीक है, सांप्रदायिक और राजनीतिक विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग, धार्मिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण, धर्म के आधार पर लोग जो है अपने चुनाव प्रत्याशी घोषित करते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक हिस्सा और खून खराबा, जैसे मान लो यहाँ पर किए, यहाँ पे हिंदू ज़्यादा तो वहाँ पर अपना हिंदू प्रत्याशी खड़ा कर दिया, मुस्लिम नहीं खड़ा किया। जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर दिया, वैसा। सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता। सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दलों के अलग अलग खेमों में बढ़ जाना, जैसे आयरलैंड में नेशनलिस्ट और यूनिलिस्टिस्ट 2 पार्टियाँ हैं, आप लोग समझते हैं। नारीवाद आंदोलन किसे कहते हैं। तो मैं बताऊं आप लोगों को, महिलाओं को राजनीतिक और वैधानिक दर्जे का उठाने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर को बढ़ाने की मांग और उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलनों को नारीवाद आंदोलन कहते हैं। ठीक, विशेषताएं क्या हैं इसकी विशेषताएं हैं कि यह आंदोलन महिलाओं के राजनीतिक अधिकार और सत्ता पर उनकी पकड़ की वकालत करता है। इसमें महिलाओं को घर की 4 दीवारी के भीतर कैद रखने और घर के सभी कामों को बोझ डालने का विरोध सम्मिलित है। यह पितृ सत्तात्मक परिवार को मातृ सत्तात्मक बनाने की ओर अग्रसर करता है। महिलाओं की शिक्षा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यवसाय सेवा समर्थक हैं।
यह महिला के हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारत में स्वतंत्रता के उपरांत महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुए परंतु वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। इस कथन के विभिन्न तथ्यों को समझाइए। साक्षरता दर, महिलाओं की साक्षरता दर में 54% है जबकि पुरुषों की 76%। ऊंचा वेतन और ऊंची स्थिति के पद इस क्षेत्र पर पुरुष महिलाओं से बहुत आगे है। असमान लिंग अनुपात, अभी भी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 है। घरेलू और सामाजिक उत्पीड़न भी मिलता है। जनप्रतिनिधि संस्थाओं में कम भागीदारी अथवा प्रतिनिधित्व, महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक आत्मनिर्भरता कम होती है, उनमें आत्मविश्वास उतना नहीं होता है, लेकिन वो डेवलप करती हैं, धीरे धीरे हो भी जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, और देश की आबादी में उनके प्रतिशत क्या हैं। अनुसूचित जातियाँ वे जातियाँ जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उच्च जातियों से अलग और अछूत मानी जाती हैं, जिनका अपेक्षित विकास नहीं हुआ, वे सभी क्या अनुसूचित जाति कहलाता है। अनुसूचित जनजाति ऐसा समझा जो साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहता है, जिनका बाकी समाज से अधिक जनलोल नहीं है तथा जिनका विकास नहीं हुआ। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 16.2% तथा अनुसूचित जनजातियों का 8.2% है। ठीक है, प्रतिशत में अगर कोई पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो नंबर अट्रैक्शन पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का एक और क्वेश्चन है कि भारतीय जनजाति राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, कारण बताइए, क्या कारण हो सकता है। तो जो है महिलाओं में राजनीति जागरूकता का अभाव है उसमें। ठीक है, और उसके बाद राजनीतिक दल महिलाओं की उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है टिकट नहीं देते हैं और महिलाओं की साक्षरता दर भी कम है। ठीक है, अगर किसी एक सी सामाजिक असमानताएं पाए कई समूहों में मौजूद हों फिर भी एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण देकर व्याख्या करें। तो किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो सकते हैं जबकि किसी एक दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मान सकता हूँ मैं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बाहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड में क्या है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो मतलब कि संप्रदायों में वो लोग बटे हुए हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म में शहरी समानता है, वहाँ कैथोलिक समुदाय गरीब है और उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ पर जो कैथोलिक वो गरीब है तो उनके साथ भेदभाव होगा। नीदरलैंड में जो है आप लोगों का, नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच समानता नहीं है, वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही अमीर एवं गरीब हैं। उत्तरी आयरलैंड में दोनों ही समुदायों में भारी मारकाट चलती है, परंतु नीदरलैंड में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है कि लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक जो है गोराबंदी ने सार्वजनिक जीवन पर किस प्रकार महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। तो आपको भी पता है लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित की है। आज विभिन्न पेश पर महिलाओं की भूमिका पहले से अधिक देखने को मिलती है, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रबंधक हो गए आदि। थोड़ा बहुत तो अंतर है, थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, उस हिसाब से आप कह सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त कामों के चलते महिलाओं का योग नहीं समझा जाता था। दुनिया में कुछ चुनिंदा देश है जैसे नॉर्वे, फिनलैंड आदि में महिलाओं की भागीदारी का स्तर ऊंचा है। अब भारत में आज़ादी के बाद महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति एवं अन्य क्षेत्रों में बढ़ा है, परंतु अभी भी वे पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। भारतीय विधायिका में महिलाओं का अनुपात क्या है। विधायिका और महिलाओं में प्रतिनिधित्व के सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए। लोकसभा 2019 में महिलाएं 14% थी, राज्य विधानसभा में महिलाएं 5% थी। विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कानूनी रूप से पंचायतों की तरह बाध्यकारी होना चाहिए। पंचायत 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कुछ राज्य जहां महिलाओं के लिए 50% सीटें पहले से ही आरक्षित हैं वे बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सांप्रदायिकता जो है आप लोगों का, सांप्रदायिकता राजनीति के विभिन्न रूप ले सकती है, कथन की व्याख्या करें। तो धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के रूढ़वादियों के दूसरे धर्म पर स्वयं के धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास, एक सांप्रदायिक दिमाग अपने स्वयं के धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की तलाश करता है। धार्मिक तर्ज पर राजनीति लामबंद करना, इसमें राजनीति क्षेत्र में एक धर्म के अनुयायियों को एक साथ लाने के लिए पवित्र प्रतीकों, धार्मिक नेताओं और भय का उपयोग शामिल है। सांप्रदायिकता का सबसे बदसूरत रूप वो हिंसा, दंगे और नरसंहार है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, हिंसा, दंगे और नरसंहार। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा था। गांधी जी ने अनुसार हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म किसी भी धर्म में विशेष से संबंधित नहीं था, लेकिन नैतिक मूल्यों में जो भी धर्मों को सूचित करते हैं, राजनीति को धर्म के लिए गए नए नैतिक मूल्यों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। ठीक है, आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था के बदलाव के पीछे के कारण बताइए। तो आप लोगों को इनके कारण पता है, वैसे मैं बता देता हूँ। आधुनिक भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था के कारण महान परिवर्तन हुए हैं। आर्थिक विकास हुआ है, बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ, साक्षरता और शिक्षा का विकास हुआ है, व्यवसायिक गतिशीलता मिली है। गाँव में जमींदारों की स्थिति का कमजोर होना,
राजनीति जाति व्यवस्था में जात की पहचान को कैसे प्रभावित करती है। तो आपको पता है प्रत्येक जात समूह पड़ोसी जातियों या उपजातियों के अपने भीतर समाहित करने का बड़ा बनने का प्रयास करता है, जिन्हें पहले से इससे बाहर रखा गया था। ठीक है। अन्य आप लोगों का जो है अन्य जातियों के साथ गठबंधन में प्रवेश करने के लिए जात समूह की आवश्यकता होती है। राजनीतिक क्षेत्र में नए तरह के जातियों के समूह जैसे पिछड़े और अगड़े जात समूह आ जाते हैं। जात पर विशेष ध्यान देने से राजनीति में नकारात्मकता परिणाम कैसे आ सकते हैं। केवल जात की पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र में बहुत स्वस्थ नहीं है। यह गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटा सकता है। जाति विभाजन से तनाव, संघर्ष और यहाँ तक कि हिंसा भी होती थी। ठीक है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 10th की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि अगली वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है।